rejected, rejected, rejected। आप सबको पता है कि हमें जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमें अपना रिज्यूम या जिसको हम सीवी भी बोलते हैं वो देना होता है। तो फिर क्यों इतना इग्नोर किया जाता है इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को? जब हम अपना रिज्यूम बनाते हैं, अपना सीवी बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम ध्यान दे पाते कि ऐसा हम क्या करें कि वो जो सीवी या रिज्यूम है वो सिलेक्ट हो जाए और आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिले? क्योंकि कोई भी एचआर इसी तरह से बहुत बड़ा ढेर लेके बैठा होगा आप बहुत सारे रिज्यूम्स का, और उनमें से फटाफट वो कुछ रिज्यूम्स को सिलेक्ट करेगा। तो आप कैसे उसको इतना आई कैचिंग और इंटरेस्टिंग बनाओगे कि एक नज़र में उसे लगे कि लेट मी ट्राई दिस कैंडिडेट? ये इम्पैक्ट लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, कुछ टिप्स चाहिए होती हैं, और उनको फॉलो करके आप एक बढ़िया रिज्यूम बना सकते हो। इसी के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। Hello everyone, I am Dr. Divya and this is the official channel of Youth Rocks Foundation. इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए मैटर करती हैं, आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर और आपका मनी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर अ फ्रेशर। जब आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे बोला जाता है कि भाई अपना रिज्यूम बना के दो, और आपका वो रिज्यूम भेजा जाता है कंपनीज़ में, और फिर डिसाइड करता है कंपनी के एचआर कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाना है या नहीं किया जाना है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बिकॉज अभी एचआर ने आपको तो देखा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, आप कितने वैल्यूएबल एम्प्लॉय साबित हो सकते हो। वो सब साबित करने का मौका आपको तब मिलेगा जब आपको जीडी के लिए या आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। अगर आप इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो गए, आपका रिज्यूम ही रिजेक्ट हो गया, तो बस बाकी सारी आगे की स्टेजेस आएंगी नहीं। तो ऐसा हम क्या करें कि आपका रिज्यूम इतना अच्छा हो कि उसको देखते ही एचआर को लगे कि इस कैंडिडेट को एक मौका देना तो बनता ही है। नो, सबसे पहली बात तो कि हमें रिज्यूम बनाना है या हमें सीवी बनाना है, जो कि होता है करिकुलम वीटे का शॉर्ट फॉर्म। बहुत कॉमनली ये वर्ड्स यूज़ होते हैं और आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन दोनों टर्म्स में, बट जनरली जो रिज्यूम है वो एक शॉर्ट फॉर्म को के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने अपने सारे डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस को 1 और 2 पेजेस में कंसाइज करके लिखा है तो वो हम जनरली रिज्यूम बोलते हैं। और जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है जिसमें हम बहुत सारी डिटेल्स देते हैं, अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, रिसर्च एंड ऑल दैट, तो वो होता है करिकुलम वीटे। फ्रेशर्स के लिए जनरली जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ रिज्यूम। तो जो आप रिज्यूम बनाओगे उसका पहला ब्रीफ फंडामेंटल पॉइंट ही ये है कि आप उसे शॉर्ट बनाओगे। अभी आपने वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं है आपके पास लिखने के लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि 1 पेज में ही आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस में आपको उसको कवर करना है, और उसके मेन पॉइंट्स को, क्या क्या बातों को कवर करना है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। नाउ एज अ फ्रेशर आपको ज़रूर अपने रिज्यूम में कुछ 1 और 2 लाइन्स लिखनी है अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। आपको क्या लगता है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हो? तो जो भी आपका वर्क एरिया है, आप चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या एचआर के स्टूडेंट हैं, अकॉर्डिंगली जो भी आप जॉब रोल में करना चाहते हो आने वाले कुछ समय में, उसको आप कंसाइज फॉर्म में 1 और 2 लाइन्स में लिखिए एज करियर ऑब्जेक्टिव। वैसे तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, बट डू नॉट जस्ट कॉपी देम एंड पेस्ट देम इन योर रिज्यूम। उसको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी से अपना टच दीजिए ताकि वो अलग लगे, बिकॉज एचआर दिन भर में इतने रिज्यूम्स देखते हैं कि उन्हें पता है कि स्टैंडर्ड रिज्यूम की ऑब्जेक्टिव लाइन्स क्या होती हैं जो इंटरनेट पे मिलती हैं। और अगर आपने बिल्कुल एक टर्म को कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो बहुत ख़राब इंप्रेशन उसका पड़ता है। तो उस जो भी आप लाइन आप ले रहे हैं उसको थोड़ा सा एडिट करिए, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी डालिए, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट उसमें डालिए, और फिर उसको फ्रेम करिए 1 और 2 सेंटेंसेस में। इसमें आप अपने किसी टीचर की, किसी एक्सपर्ट की, किसी सीनियर की भी हेल्प ले सकते हैं।
अब क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, एक फ्रेशर हैं, अभी अभी या तो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करके निकले हैं, तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट इस समय जो है वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को आप कोशिश करिए कि एक शॉर्ट कंसाइज टैबुलर फॉर्म में बताइए कि आपने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया, और ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो वो क्या किया, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें क्या किया है, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने पढ़ाई करी, वो सब बेसिकली आपको बताना है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे एक इमेज क्रिएट होती है स्टूडेंट के बारे में कि वो किस तरह का स्टूडेंट है, उसका IQ लेवल क्या है, वो कैसा परफॉर्मेंस करता आया है, क्या वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, क्या वो मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लेकर आया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो HR ऑब्जर्व करते हैं वो ये होता है कि जो आप 10th 12th ग्रेजुएशन में चलते आ रहे हैं, क्या वो एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। मे बी एज अ यंगस्टर 10th 12th में आप बहुत सीरियस नहीं थे, बट ग्रेजुएशन में आके कि आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। अगर वो इंप्रूव नहीं हुए हैं, अगर उल्टा वो डिक्रीज हुए हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हो सकता है आपको कोई रीज़न देना पड़े। तो ये प्लानिंग आपको पहले से करनी है, बिकॉज दीज आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आपने 10th में ऐसे मार्क्स क्यों आए, आपके 12th में ऐसे मार्क्स क्यों आए, आपके ग्रेजुएशन में ऐसे क्यों आए। और इसको जितना आप कंसाइज और क्लियर फॉर्म में दिखाओगे, एक नज़र में HR को पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी और कहाँ से करी और कैसे मार्क्स लाए हैं। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज उससे आपका पहला अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने रिज्यूम में वो ये है कि आपने इसके अलावा क्या किया है। बिकॉज क्वालिफिकेशन तो सभी ने ली है, 10th 12th ग्रेजुएशन तो सभी करके आए होंगे उस जॉब की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैव यू डन एक्स्ट्रा, को करिकुलर आपने क्या किया। मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट लीड करा, मे बी आपने किसी प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप के फॉर्म में कुछ काम किया, मे बी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर किया, कहीं पे आपने कोई पार्ट टाइम काम किया। ऐसा कोई भी काम जो शो करता है कि आप एक लर्निंग मोड में रहने वाले इंडिविजुअल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने की पोटेंशियल रखते हैं। ये चीज़ें आपको बताती हैं और अलग करती हैं आपको बाकी कैंडिडेट्स से, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिमिलर क्वालिफिकेशंस लेकर उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप ये बताते हो कि इस ग्रेजुएशन या इस पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा मैंने कुछ इंटर्नशिप करी, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स करे, मैंने कोई शॉर्ट सर्टिफिकेशंस लिए, मैंने कोई स्किल ऐड करा अपने प्रोफाइल में, तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और जो HR आपके रिज्यूम को देख रहे हैं वो इम्प्रेस होते हैं इस बात से कि ये वो कैंडिडेट है जो सीखना चाहता है, जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है। और हर एम्प्लॉयर को ऐसा ही एम्प्लॉय तो चाहिए जो लर्निंग करना चाहता हो और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाने के लिए तैयार हो। तो ये आपको करना भी है ग्रेजुएशन में, और इसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ें अपने रिज्यूम में ऐड कर पाएंगे एट द एंड ऑफ योर कोर्स। नाउ आफ्टर दिस आपको ज़रूर मेंशन करने चाहिए कोई ऐसे स्किल्स दैट यू हैव अर्नड थ्रू योर जर्नी। जो भी आपने काम किए, इंटर्नशिप करें, कोई भी काम आपने सीखे हैं, उससे क्या स्किल आपने अपने लिए क्रिएट करा है वो आपको ज़रूर वहाँ पर मेंशन करना है। आपने देखा होगा कॉमनली स्किल्स के बारे में मेंशन किया हुआ होता है। मे बी कोई लैंग्वेज आपको आती हो, मे बी कंप्यूटर में कुछ स्किल्स आपको आते हो कि इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में आप बहुत अच्छे फ्लुएंसी हो आपके पास। ऐसा कोई भी ऐसा स्किल जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको ज़रूर आप मेंशन करिए। जनरली इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि आप रैंडमली एक आपने रिज्यूम बनाया हुआ है, हर कंपनी में आप उसी रिज्यूम को भेज देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लुक एट द जॉब प्रोफाइल, जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। जो उन्हें चाहिए उसके हिसाब से आप बताइए कि क्या आप में ऐसा कोई स्किल है जो उस पर्टिकुलर रोल को सपोर्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई स्किल आपने मेंशन किया है अपने रिज्यूम में तो वो बहुत एक पॉजिटिव फैक्टर होगा आपके लिए, और HR माइट चूज यू एंड गो अहेड विद योर रिज्यूम। तो वो आप देखिए कि कौन से स्किल्स को आपको मेंशन करना है। नाउ एंड में आप छोटा सा सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, बट बी वेरी क्लियर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि आपके घर में कौन कौन फैमिली मेम्बर हैं, तुम्हारे पर्सनल क्या इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ हैं। इन सबको ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और एन्जॉयबल लग सकता है ये काम, बट एक्चुअली ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो फालतू की
इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन केवल वही रेलेवेंट है जो एक एज एन एम्प्लॉयर वो जानना चाहते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी, पर्सनल नंबर जिसमें आप अवेलेबल रहते हैं हमेशा, ये सारी चीज़ें ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ डालिए जो आपको लगता है कि इस रोल के लिए सपोर्टिव हो सकती है। ऐसी कोई हॉबी, ऐसा कोई इंटरेस्ट जो कि आप लिखेंगे तो उससे एम्प्लॉयर को लगे कि शायद आप इस रोल के लिए भी परफेक्ट हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच अच्छी होती है इस रोल से। जैसे अगर कोई मार्केटिंग का जॉब है और आपने ट्रैवलिंग मेंशन किया है तो दैट गोज़ वेल विद द जॉब, कि हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट हो तो आप मार्केटिंग करने में बहुत ईजी फील करो, आप एंजॉय करो इस प्रोसेस को। इस तरह की कुछ हॉबीज़ और इंटरेस्ट ही आपको मेंशन करने हैं। अगर आपने कुछ हॉबीज़ और इंटरेस्ट मेंशन कर ही दिए हैं तो फिर आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए भी तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई इंटरेस्ट मेंशन तो कर दिया, आपने बोल दिया कि मुझे रीडिंग पसंद है, लेकिन बुक्स के नाम पूछे तो आपको कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आपने केवल गप्पे मारने के लिए उसमें लिख दिया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिखा था तो मैंने भी डाल दिया। या आपने ट्रैवलिंग लिखा है बट कभी आप एक्चुअली देहरादून से बाहर गए ही नहीं हो, तो ट्रैवलिंग लिखा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप वो कैसे करते हो, उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। सो एवरी सिंगल वर्ड रिटन इन योर रिज्यूम इज क्वेश्चनेबल। उसको आप क्या पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आपके क्या आंसर हो सकते हैं, ये पहले से आपको प्रिपेयर करके जाना है। जितनी आप तैयारी करके जाओगे उतनी कम चांसेस हैं कि आप वहाँ फंबल करोगे या घबराओगे या नर्वस होगे, और ऑब्वियसली उससे ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। Now after the content, some important do's which you have to follow when you are making your resume, उसके बारे में बात करते हैं।